that Lewis acid character does not depends upon number of vacant orbitals on सेंट्रल एटम। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि इसके पास ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो ये ज़्यादा ल्यूइस एसिड कैरेक्टर होगा। उस पर ल्यूइस एसिडिटी कभी भी डिपेंड नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी कि सेंट्रल एटम के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है, कितना चार्ज आ रहा है। उसी बेसिस पे यू कैन डिसाइड वेदर कि आपके पास जो कंपाउंड है वो ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा या कितना स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड है। और अगर चार्ज भी सिमिलर आ रहा है देन ऑलवेज गो फॉर साइज। जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज़्यादा उस पर चार्ज डेंसिटी होगा, जितना चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही उसका ल्यूइस एसिड कैरेक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट विल बी योर कंपैरिजन ऑफ ल्यूइस बेस कैरेक्टर। So Lewis base character is inversely proportional to the electronegativity of central atom. Okay, so if they are asking about Lewis base, excuse me, then you have to check electronegativity of the central atom. For example, I have Ni3, NBr3, NCl5 and NF3. Now you have to find out the Lewis base character. Now here I said that Lewis base character is inversely proportional to the electronegativity of the central atom. यहाँ पे central atom कौन सा है सब में? नाइट्रोजन। तो अभी नाइट्रोजन तो सेम हो गया सब में। Now what should we check that which is going to become a better Lewis base? Tell me. Yes, Shuktika, your answer is right. Here, as compared to nitrogen and iodine, your nitrogen is more electronegative. So this will have -3 charge. Say, and you have this one lone pair. Same is with the case of nitrogen and bromine. Nitrogen is more electronegative as compared to bromine. So here you will have -3 charge. Okay. Same is the case of with chlorine. Nitrogen is more electronegative than chlorine. It will have a -3 charge. But with fluorine, fluorine is more electronegative. So all the fluorine will have the negative charge and this will have the positive charge. Okay. So more this what is the definition of base here? Lewis base. Lewis base is more easily you can donate the electron. जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना अच्छा वो बेस होगा। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया जो कि अनस्टेबल है, तो इसकी तो बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी। नाउ अगर हम बात करें आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में से, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। अगर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो इसका मतलब है कि इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है मतलब ये दूसरे को फर्दर इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। तो इसीलिए बेसिसिटी का ऑर्डर विल बी लाइक दिस। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें सेंट्रल एटम सेम हो रहा है, बट अगर सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, जैसे मान लो मेरे पास है CH4, HF, H2O, NH3, मुझे इसमें बेसिसिटी चेक करनी है। अच्छा, फ्लोरीन पे यहाँ पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट होगा, बाकी एक तो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है,
और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और कार्बन पे देयर इज नो लोन पेयर। तो क्या ये कार्बन CH4 बेस की तरह काम कर पाएगा? टेल मी, क्या कार्बन बेस की तरह काम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं देने के लिए। कहाँ से देगा वो इलेक्ट्रॉन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो कहाँ से देगा? तो सबसे लेस बेसिसिटी तो किसकी हो जाएगी? CH4 की। अब मेरे को चेक करना है यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा इन तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आउट ऑफ दिस विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हियर? जल्दी बताओ। फ्लोरीन। शुक्ति का नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, जिसका मतलब है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। एंड ये भी बताया था फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सभी के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा? क्या वो डोनेट करना चाहेगा? उसकी टेंडेंसी क्या है? डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो क्या फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा किसी और को? क्योंकि वो तो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना? तो इसीलिए फ्लोरीन की बेसिसिटी सबसे कम, देन ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इन तीनों में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन विल हैव अ बेटर टेंडेंसी टू गिव द लोन पेयर्स, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। इज इट क्लियर? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। फॉर डूइंग दिस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नो, पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। देयर इज अ रीजन कि हम सीक्वेंस वाइज चैप्टर पढ़ते हैं, बिकॉज प्रीवियस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में आता है, ठीक है? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब पता होना चाहिए। कैसे इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज, उसका ट्रेंड कैसे होगा। इफ यू डोंट नो देन यू विल फाइंड दिस चैप्टर डिफिकल्ट, अदरवाइज दिस चैप्टर इज वेरी इजी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है पीरियोडिक टेबल के, तो दिस चैप्टर विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। ओके, सो इन सारे चारों कंपाउंड्स में आपको पता करना है कि which is going to be more basic out of these two. Tell me. बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं? ध्यान रखना है, जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। रेशमा, आपका फर्स्ट का आंसर करेक्ट है। संपदा करेक्ट है। शुक्तिका, यूर ऑल्सो राइट। अनन्या का करेक्ट है। रेशमा का बाकी दोनों आंसर भी करेक्ट है। गुड, बाकी लोग भी करो।
रेशमा लास्ट वाला भी आपका करेक्ट है, गुड. अनन्या, यस, सेकंड इज करेक्ट. चलो देखो इधर, जिनसे नहीं हुआ. सी, so we have to compare the Lewis basic character. Navya first is correct. Shrutika baki bhi correct hai. Okay, good. So you people are getting the idea of what I am saying. Okay. अब PH3 और PF3 में मुझे चेक करना है okay, as I was saying, I have to compare this basicity between PH3 and PF3. Okay, so here, if I draw the structure of PH3, this is phosphorus. Phosphorus will have a lone pair and 3 hydrogen atoms like this, and again phosphorus and 3 fluorine atom like this. ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा तो है नहीं, तो वो तो कुछ पुल ही नहीं कर रहा अपनी तरफ किसी को भी. तो ये जो लोन पेयर्स है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं डोनेशन के लिए. बट यहाँ पे फॉस्फोरस पे जो फ्लोरीन है वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, जिसकी वजह से फॉस्फोरस पे थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये सब तीनों अपनी तरफ खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो क्या अभी फॉस्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा इतना आसानी से? नहीं, बिकॉज फ्लोरीन उससे खींच रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, तो उसके पास जो बचा खुचा एक लोन पेयर है वो क्यों देगा वो. ओके, तो यहाँ पे PH3 जो है, इट विल बी अ बेटर बेस एज कम्पेयर टू दी PF3. सेम इज द केस विद दिस ऑल्सो. यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, बाकी लोन पेयर तो इसके पास भी है और लोन पेयर इसके पास भी है. यहाँ पे हाइड्रोजन लोन पेयर खींच नहीं रहा है, बट फ्लोरीन अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो हाइड्रोजन इतना अच्छे से और दूसरे को नहीं दे पाएगा, तो H2O का बेटर होगा. सेम विल बी द केस ऑफ हियर NH3 एंड NCl3. क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो खींचेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर अपनी तरफ, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अ बेटर बेस. हियर सल्फर विल हैव सेम लॉजिक. सल्फर विल हैव 2 लोन पेयर्स. यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ इट विल एक्ट एज अ बेटर बेस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, next is some important examples of Lewis base character. Okay, suppose I have here nitrogen, like मैं अमोनिया ले रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले रहे हैं फॉस्फोरस, PH3 और NH3. इन दोनों में which will be having better, which will be better Lewis base? NH3 और PH3. संपदा, योर आंसर इज राइट. स्निग्धो गलत है. अनन्या राइट. रेणुका राइट. गिव मी द रीजन ऑल्सो व्हाई, like you are giving some, you might be thinking something, no?
देखो, अभी जो भी हम ऊपर जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे वो टोटली थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स थे। यहाँ पे नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फॉस्फोरस। तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में साइज का डिफरेंस होगा, साइज इसका बड़ा है। ऊपर से एक खास बात क्या है कि ये आपके पास सेकंड पीरियड एलिमेंट है, नाइट्रोजन वाला जो पीरियड है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और फॉस्फोरस वाला जो पीरियड है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। और फर्स्ट पीरियड एलिमेंट में तो आपका सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होता है। देन आता है आपके पास सेकंड पीरियड जो लिथियम से स्टार्ट होता है, ओके, और नियॉन पे एंड होता है। देन आपके पास आता है थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट में यू हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट। तो फॉस्फोरस के पास क्या होता है, खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे लोन पेयर ड्रॉ करते हैं तो लोन पेयर कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रहता। हमने जब अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने उसमें देखा था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह पे प्रेजेंट नहीं रहता, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि इसी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसके पास जो खाली जगह है वेकेंट डी ऑर्बिटल में है, उसमें दिस लोन पेयर इज डिस्पर्स्ड, ओके, जिसको हम बोलते हैं डी लोकलाइज्ड। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड, जो कि बॉन्डिंग के केस में होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यही रहेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये मूव नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा वाइब्रेशंस होगा इनके खुद के जगह पे, देयर विल बी वाइब्रेशन, बट ये यहाँ से उड़ के यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। बट दीज लोन पेयर्स कैन इफ दे हैव द वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, इट इज डी लोकलाइज्ड लोन पेयर into its vacant d ऑर्बिटल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ वहाँ घूमता रहता है, पहले कभी खुद कभी p में होगा, कभी d की खाली जगह पे चले जाएगा, और इट विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन मूविंग। तो ये जो लोन पेयर है, इट इज नॉट इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, इतना आसानी से नहीं चल जाता है, क्योंकि इसके पास खुद के पास भी खाली जगह है, किसी और को क्यों देगा। जब घर खाना घर पे ही बना है तो आप बाहर जाके क्यों खाओगे, सिंपल चीज़ है। तो इसके पास खुद पे ही जगह है घर में, तो जब खुद के घर में जगह है तो बाहर जाके नहीं रहेगा ये। इट इज़ नॉट दैट गुड ल्यूइस बेस एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इज अ बेटर ल्यूइस बेस, क्योंकि इसके जो लोन पेयर्स है, दीज लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड, वो एक ही जगह पे, उनके पास जगह नहीं है, इसी ऑर्बिटल में रहेगा। ऑल्दो यहाँ पे भी इतनी सी जगह में घूमता फिरता रहेगा, बट दूसरा ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसीलिए अगर मैं एग्जांपल ले लूँ H2O और H2S, तो यहाँ पे भी सेंट्रल एटम मेरा ऑक्सीजन है और यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर है, और दोनों पे हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। तो अगेन सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ऑक्सीजन आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है। विद द सेम लॉजिक H2O विल बी अ बेटर बेस। ऐसी अगर मैं ले लूँ NH3, CH3, ASH3, SbH3, तो ये सब सेम ग्रुप में आते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे एक ग्रुप में आओगे, वेकेंट ऑर्बिटल बढ़ता रहेगा, साइज बढ़ता रहेगा, तो लोन पेयर का डोनेशन कम हो जाएगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ यूएस बेस कैरेक्टर। ऐसे आप इसको भी आगे भी लिख सकते हो, इसमें चाहे तो H2Se कर लो एंड H2Te। और अगर हैलोजन वाले ग्रुप में आ जाए हम, तो HF, HCl, HBr, HI, सेम लॉजिक। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ यूएस बेस कैरेक्टर। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब हम कोई भी चीज़ कंपेयर कर रहे हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डोमिनेटिंग फैक्टर मानते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ओके। बट अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज इज डोमिनेटिंग फैक्टर, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता है, और साइज के हिसाब से ही हम अपना आंसर देते हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो सकती है, बट साइज उस एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो करता है, तो हम साइज को ध्यान में रखते हैं, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
नहीं, सेकंड एंड थर्ड नहीं रहने का सब, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड है, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, टॉप टू बॉटम हम बात कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, सेकंड और थर्ड का दिया। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में भी सेम चीज होगा, फोर्थ और फिफ्थ में भी सेम चीज होगा, बिकॉज साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। लिखो ये जल्दी से। डन राइटिंग? Okay. Next topic is various theories of covalent bond formation. इसकी First theory which we will be talking, keep yourself mute everyone. First theory which we'll be talking about is octet rule or Lewis dot structures. Okay, octet rule क्या है? You already know that tendency of any element to have 8 electrons in its valence shell is known as octet rule. So write down here, tendency of atoms to have 8 electrons in their outermost shell is known as Lewis octet rule. Write down this. Just note डाल के एक पॉइंट ले लो. All the elements. This is what octet rule said. All the elements, or these elements basically, which are your noble gases की बात करते हैं. Elements, that is your noble gases, have 8 electrons, that is ns2 np6 होता है उनका electronic configuration, except helium, which has 2 electrons in outermost shell. ठीक है, तो फिर भी हम हीलियम को स्टेबल ही मानते हैं, बिकॉज उसका जो ऑर्बिटल है वो तो कंप्लीट है ही. ओके, लिखो ये. ओके, तो हम ऑक्टेट रूल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हर एलिमेंट जो है वो ये कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए. जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे क्लोरीन. क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7. ये सब पता होना चाहिए 7 कैसे होता है ना. क्लोरीन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.
तो ये जो है इसके वैलेंस शेल हो गए। तो बाहर जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कोशिश करेगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, या तो रिसीव कर ले किसी से, अगर पूरा ले रहा है इलेक्ट्रॉन तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा जैसे कि NaCl में होता है, या फिर शेयर कर ले। तो अगर ये एक और क्लोरीन ले ले, दिस इज अनदर क्लोरीन जिसके पास खुद भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करता है, शेयरिंग के साथ इसके साथ बॉन्ड कर लिया। सो नाउ ये जो सेंट्रल वाला बॉन्डिंग है वो इसमें भी काउंट करोगे आप और इसमें भी काउंट करोगे, तो इसमें भी 8 आ जाएगा, अब इसमें भी 8 आ जाएगा। तो दोनों ने ही क्या कोशिश करी कि खुद का आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट हो जाए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। इज दैट क्लियर? तो जब हम इस तरीके से बॉन्डिंग और एलिमेंट को शो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, डॉटेड वे में वी एक्सप्लेन कि किस तरीके से बॉन्डिंग हो रहा है, किस तरीके से ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जा रहा है, दैट इज योर ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। सो राइट डाउन हियर। नेक्स्ट, ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, हाउ टू लिखना कैसे है, मैं अब स्टेप्स वगैरह नहीं लिखवा रही बिकॉज वो सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ओके, तो आपको बस ये करना है कि सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है सेंट्रल एटम के अराउंड। ओके, देन हमको ये देखना है कि उसको कितना पॉजिटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज चाहिए, या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए। अगर आयनिक बॉन्ड है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो डोनेशन या फिर रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। इज इट क्लियर? चलो लिख लो स्टेप्स। स्टेप्स टू फॉलो ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको क्या करना है, द टोटल number of electrons are obtained by adding valence electrons of combining atoms। ठीक है, जब हम काउंट करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एज वेल एज जो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहे हैं उसको भी काउंट करेंगे। फॉर anions we need to add one electron for each negative charge। अगर कहीं अनायन है तो अगर आपको उसमें इलेक्ट्रॉन को शो करना है तो एक नेगेटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन शो करोगे, दो नेगेटिव चार्ज के लिए दो इलेक्ट्रॉन शो करोगे, तीन नेगेटिव चार्ज के लिए तीन इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। फॉर cations we need to subtract one electron for each positive
Sampada, you have become the host. Kindly make me the host, please. Okay, thank you. Okay, so as I was saying, after then the central atom is decided. Now central atom. Okay, central atom हम कैसे decide करेंगे? उसके लिए first point, in general, the least electronegative atom occupies the central position in the molecule or ion. So जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मोस्टली सब में, वही आपके पास सेंट्रल एटम का काम करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं NF3 ले रही हूँ तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के कंपैरेटिवली नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. दिस इज योर सेंट्रल एटम. अगर हम ले रहे हैं CO3 2-, ये मैंने अनायन ले लिया. अभी इस केस में ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कार्बन क्या हो गया? सेंट्रल एटम. समझ में आया? सेकेंड केस आप ये भी बोल सकते हो, जनरली द एटम विच इज लेस इन नंबर, नंबर में कम होता है, एक ही होगा या फिर दो ही होगा, बाकी ज़्यादा है, वो मोस्टली किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रल एटम की तरह. नेक्स्ट पॉइंट, जनरली central atom is the atom which can form number of bonds. ओके, जैसे यहाँ नाइट्रोजन, अगर आप देखोगे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म हो गया, सेंट्रल एटम हो गया. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर और largest atom generally act as central atom. तो वो एटम जो साइज में बड़ा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा, वही सेंट्रल एटम की तरह मोस्ट ऑफ द टाइम पे काम करेगा. तो हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट लिख लो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम्स. हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करेंगे. राइट डाउन दिस. Now let's do some examples. How to write Lewis dot structures. Molecule, this side Lewis dot structure. जिससे मैं मॉलिक्यूल ले रही हूँ H2, तो इसका ल्यूइस डॉट हम कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन के पास एक ही लोन पेयर होता है, सॉरी लोन पेयर नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है,
ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2। ऐसे ही O2 है। अभी ऑक्सीजन के लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सेम हियर। दूसरा है तो आप इसको अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर लो, मैं ऐसे क्रॉस क्रॉस रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसके इलेक्ट्रॉन्स को लाइक दिस, ठीक है। अब दो तो लोन पेयर होते हैं, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो जो फर्स्ट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा। अब क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं तो दूसरा कौन सा होगा, पाई। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो एक तो सिग्मा होगा ही, बाकी सब बचे हुए पाई होंगे। ऐसे अगर हम ले लें अगर O3, O3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। अभी इस ऑक्सीजन के भी लोन पेयर ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस शेल पे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी ये दोनों ने तो फॉर्म कर लिया 2 बॉन्ड, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। बट अब O3 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो समहाउ आपको बॉन्डिंग तो करनी ही पड़ेगी, है ना। इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, दिस ऑक्सीजन, ये जो लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर उसको दे देगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, इधर आ गया इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, और एक उसने खुद के पास रख लिया। जब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और फिर बॉन्डिंग कर ली, शेयरिंग, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर फॉर O3। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो NF3। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ओके। तो और फ्लोरीन के पास भी वैलेंस पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन। एक एक क्या कर लिया इन्होंने, बॉन्डिंग कर ली। तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 लोन पेयर, 3 4 5 6 7 और 8, और फ्लोरीन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं देन दे आर कॉल्ड एज ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो CO3 2 माइनस। अभी 2 माइनस है ना, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। पहले कार्बन ड्रॉ कर लो, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस शेल होते हैं, और 2 नेगेटिव चार्ज भी है। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास तो होगा नहीं, वो तो बॉन्डिंग में जाएगा। तो एक ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया इस पे नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज योर CO3 2 माइनस। नेक्स्ट इज HNO3। HNO3 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन अब देखा जाए तो हाइड्रोजन तो कभी फॉर्म कर नहीं सकता सेंट्रल एटम, ओके। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो आप किसको कंपेयर, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम बना लिया, O O एंड O।
ऑक्सीजन के पास 6 लोन पेयर्स, यहाँ पे भी 6 लोन पेयर्स और इधर भी 6 लोन पेयर्स। और नाइट्रोजन के पास नॉट 6 लोन पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लाइक दिस। अभी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग पे उसने ले लिया। ओके, अब नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, और इधर भी 2 चाहिए और इधर भी 2 चाहिए, तो एक के साथ तो ये क्या कर लेता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा सिंपली, और दूसरे के साथ क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक के साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग। तो अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर प्लस, और इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे क्या जाएगा, माइनस। और एक हाइड्रोजन था, तो ये जो ऑक्सीजन है अपना बचा कुचा जो ऑक्टेट है वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर लेगा। तो दिस इज योर HNO3। नेक्स्ट ले लो CH4। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और वी विल हैव 4 हाइड्रोजन, उनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन। सिंपली बॉन्ड कर लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का भी और हाइड्रोजन का भी। नेक्स्ट इज HCHO। सेंट्रल एटम कार्बन होगा, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, अगेन ऑक्सीजन के पास और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो डबल बॉन्डिंग कर ली, हाइड्रोजन को एक ही चाहिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HCHO। बात समझ में आई? क्लियर है ये सारे स्ट्रक्चर्स? ड्रॉ करो। धीरे धीरे यू पीपल विल बी फेमिलियर टू दीज स्ट्रक्चर्स, डोंट वरी। तो अपने आप ये सब चीज़ें आपको बहुत इजी लगने लगेंगी। अभी न्यू है तो यू माइट बी फाइंडिंग इट लिटिल बिट डिफिकल्ट कि कैसे याद होगा, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बट इट विल बिकम इजी। डन? Okay, next topic here is formal charge. Okay, so what is formal charge? The formal charge of an atom in a molecule or ion is defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in an isolated or free state and
the number of electrons assigned to that atom in Lewis structure. ठीक है, ये सब सेंटेंस में पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट किसी भी एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज जब आप निकालते हो इन इट्स ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस electrons in free atom minus total number of नॉन बॉन्डिंग, दैट मीन्स लोन पेयर की बात हो रही है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं वो लोन पेयर्स होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज जो शेयर्ड कर रहे हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये फॉर्मूला है। तो जैसे हम हर कंपाउंड पे ये पॉजिटिव नेगेटिव आप देखते हो ना, वो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जैसे इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ओजोन, ओजोन पे ये स्ट्रक्चर होता है, दिस इज एटम 1, दिस इज एटम 2 एंड दिस इज एटम 3। इस पे बचा सिर्फ एक लोन पेयर, इसके पास होंगे 2 लोन पेयर्स और इसके पास होंगे 3 लोन पेयर्स। अब मुझे इन सब के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना है। ओके, सो फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम 1, फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर तो 6 ही रहेगा, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हो गया 2, माइनस हाफ द टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयर कितने कर रहा है 1 2 3 4 5 और 6, तो इनटू 6, तो इसमें लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा +1। इसका मतलब है कि एटम पे चार्ज, इस 1 एटम पे चार्ज होगा प्लस। ऐसे ही हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 2, बैलेंस तो 6 ही होगा, लोन पेयर्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, माइनस हाफ शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, 2 2 4, ये हो गया आपके पास चार्ज 0, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, एटम 2 के ऊपर कोई चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर 6 है, माइनस हाफ बॉन्डिंग में 2 है, तो आंसर आ रहा है कितना -1। तो थर्ड वाले ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई? लिखो ये, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, संपदा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। ओके, तो बॉन्डिंग में कितने हो रहे हैं, अगर मैं इस ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो इसके लिए तो बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, ये सब बॉन्ड में आ गए ना, तो आपको बॉन्डिंग मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। लिखो डेफिनेशन वाला पोर्शन जल्दी से।
Okay. Now let's talk about limitations of octet rule. तो हर जगह ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, ये आपको पता ही है। वही क्या है, उसका लिमिटेशन है। पहला है द इनकम्प्लीट octet of central atom. Okay, so there are a lot of species जिसमें central atom का octet incomplete है, तो वो उसका limitation है. For example, LiCl, BeH2, BCl3, ये सब हमने अभी देखा हुआ है. AlCl3. This is one of the limitation of octet rule. Second limitation, odd electron molecules. यूजुअली हम क्या देखते हैं कि किसी भी एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, या तो वो बॉन्डिंग में जाते हैं या लोन पेयर होते हैं. कभी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखाई देगा, या तो अगर बॉन्डिंग में नहीं भी है तो पेयर के फॉर्म में रहेंगे. बट देयर हैव बीन फाउंड दैट सम मॉलिक्यूल्स दे डू हैव ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम. दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, पेयर में नहीं होंगे वो. फॉर एग्जाम्पल NO, this is your नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, बट नाइट्रोजन के पास एक ये ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. In nitrogen dioxide you will have NO डबल बॉन्ड O. तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दैट इज नॉट एन इशू. ओके, बट नाइट्रोजन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. So you will have 1 2 3 4 5 6 और ये 7. नाइट्रोजन पे होगा एक प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे होता है यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज. सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. थर्ड है द एक्सपैंडेड ऑक्टेट. हमने इसकी भी बात कर रखी है कि अगर सेंट्रल एटम पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है ना, तो दीज आर व्हाट, दे आर वायलेटिंग द ऑक्टेट रूल. तो इसके एग्जांपल आप लिख लो, जैसे PF5, या फिर SF6, या फिर H2SO4. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स. SF6 ले लो, तो यहाँ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो ऐसे स्पीशीज जिनमें ऑक्टेट से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. नेक्स्ट पॉइंट, it is clear that octet rule is based upon the chemical inertness of noble gases. तो हमने देखा कि जो नोबल गैसेस होते हैं वो स्टेबल भी है
और वो इनर्ट भी है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसी के बेसिस पे ऑक्टेट रूल बनाया गया है. हाउएवर, some noble gases, for example xenon or krypton, they also combine with oxygen and fluorine to form a number of compounds. तो ये नोबल गैसेस भी काफ़ी सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं, जैसे XeF2 हो गया, KrF2 हो गया, XeOF2 हो गया, etc. This is your fourth limitation of octet rule. Next, this theory does not account for the shape of molecule. ठीक है, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में ये थ्योरी कुछ भी नहीं बोलता है, कैसा शेप होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा. सीधा ये बता देता है कि कितना बॉन्डिंग है और कितना बॉन्डिंग उसमें नहीं है. नेक्स्ट, इट डज नॉट explain the relative stability of the molecules being totally silent about the energy of a molecule. ठीक है, तो ये आपको ये नहीं बताता कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा. एनर्जी के बारे में कुछ इसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है. दैट इज़ वाई दिस थ्योरी इज़ नॉट that correct explanation to draw the structure of molecules. Write down this. Okay. Okay, but then there was a scientist, his name was Sugden. उन्होंने कुछ एक कॉन्सेप्ट दिया सिंगलेट लिंकेज का. Okay, so what he said, just write down next concept here. Sugden's concept of singlet linkage. Okay, so what he said actually, write down here, according to Sugden, octet rule never be violated. उसने बोला कि ऑक्टेट रूल कभी भी वायलेट नहीं होगा. एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज. एंड he also explained the thermal decomposition of PCl5 by this concept. Write down this.
He stated that if we have PCl5 and we heat it, it will get converted into PCl3 and Cl2. So now, since it has formed PCl3, its octet is complete. So he stated that in PCl5 molecule, all PCl are not equivalent in nature. उसने बोला कि जो PCl5 में फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो सब सेम नहीं है. ओके, देयर आर 3 PCl नॉर्मल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. 3 जो है वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह काम कर रहे हैं, एकदम जैसे सिंपल होगा. बट 2 PCl bonds are formed by involvement of okay. So as I was saying, that Sugden said that out of all the 5 bonds, 3 will be normal covalent bond and 2 will be weak singlet linkage bond, which can be broken down very easily. That is why when we heat PCl5, that is simply going to decompose into PCl3 and Cl2. Write down this. इसमें बस एक चीज और लिख लो. However, he could not explain the thermal decomposition of SF6 by this method. तो PCl5 का डिकम्पोजिशन उन्होंने एक्सप्लेन किया, बट SF6 का डिकम्पोजिशन वी कुड नॉट एक्सप्लेन. तो ऑल टुगेदर उनका ये जो कॉन्सेप्ट था, ये थ्योरी था, दिस वाज डिस्कार्डेड. डन राइटिंग? ओके. सो जो पहला ऐसा कॉन्सेप्ट which was widely approved by everyone was your valence bond theory. So this is very important. Valence bond theory.
In the short form, we will call it as VBT. In this, write down, according to VBT, that is valence bond theory, any atom of element forms bond only to pair up its unpaired electron present in ground state or excited state. ओके, तो यूजुअली हर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोल रहा है कि कोई भी आपके पास अगर एलिमेंट जो है वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसका एक ही पर्पस है, एंड दैट पर्पस इज कि जो भी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर ले, वो बॉन्ड कर ले. This concept was given by this concept was given for the bonding. Okay, and who gave this concept? So write down here, this concept was introduced by Hilder and London. Next point, this theory is based on the knowledge of atomic orbitals and the electronic configuration. The comma, the overlap criterion of atomic orbitals comma, the hybridization, we'll talk about all these things, of atomic orbitals and the principles of variation and superposition. Write down this first, then I will explain. So यहाँ पे we will start with the concept of orbital overlap concept. So write down, okay. So suppose I am taking this hydrogen atom. I have a hydrogen atom. Hydrogen atom has one electron, that is in 1s. So s orbital is spherical in nature. So this orbital is spherical. Now I have another hydrogen here. Its orbital will also be spherical. Okay. So these two hydrogen atoms,
okay, which have these spherical orbitals. They show this overlapping. They just combine with, imagine it in the 3D. They just combine with each other, and there is this overlapping present in between them. And the electron will be there here. Electron will be present in this overlapping area only, and they will be forming a bond. So we have this idea, no, कि एक हाइड्रोजन यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन बनाया यहाँ, दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया. तो एक्चुअली ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ओवरलैप्ड एरिया में प्रेजेंट होते हैं. और ऐसा नहीं होता इनके बीच में कि ऐसे लाइन बना रहेगा. There is no line, nothing, these kind of things happens. There are just two electron present in this overlapping. और वो कैसे भी रह सकते हैं. इस ओवरलैपिंग एरिया में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एंड दिस ओवरलैपिंग इज ओनली नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन. Understood? So in this, write down, in the formation of H2 molecule, in the minimum energy state, when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergoes partial interpenetration. This, excuse me, this partial merging is called overlapping. तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया था, इफ यू रिमेम्बर. और हमने बोला था कि जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो यहाँ पे होगा जहाँ पे एनर्जी क्या है, सबसे कम है. तो वही बोल रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम जब दूर से एक दूसरे के ऊपर पास आना चालू करेंगे और इतना क्लोज आ जाएंगे कि उनकी एनर्जी मिनिमम है, तो उस टाइम पे जो भी ओवरलैपिंग होगा उनके ऑर्बिटल्स के बीच में, that will lead to the formation of bond, and that will be called as overlapping. Is it clear? Next point, write down here. According to orbital overlap concept, the formation of covalent bond between two atoms results by pairing of electrons present in the valence shell having opposite spin. व्हाट डज दिस मीन? अभी जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने हमेशा जब भी ड्रॉ करा है तो आपको ये बताया था कि दोनों का इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं हो सकता एक ही ऑर्बिटल के अंदर. हमेशा उनका स्पिन कैसा होगा? अपोजिट होगा. तो जब दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं और उनके दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि उनका जो स्पिन है वो कैसा हो? अपोजिट हो, कभी भी सेम नहीं हो. अगर सेम होगा तो बॉन्डिंग टेक प्लेस करेगी ही नहीं. नेक्स्ट पॉइंट इज the extent of overlap decides the
स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितना कम ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड आपका वीक होगा. ठीक है. सो हियर यू कैन राइट डाउन, greater the overlap, stronger the bond formed between atoms. Write down this. Okay, fine. So next will be your types of overlapping, which we will do in next class.